अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ क्लास उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल और मैथमेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज ये है कि जो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन के हवाले से क्या बात है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होना जरूरी है और दूसरी बात वो एक दूसरे के पैरेलल होना जरूरी है। ठीक है, ये दो शर्तें होती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि वो पैरेलल तो होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो यहां पर हम बात करते हैं ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन में सेम डायरेक्शन, तो बिल्कुल ठीक बात है, लाइक पैरेलल फोर्सेस की सेम डायरेक्शन होती है। बी में वो कह रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये बात गलत है, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं होती, सेम डायरेक्शन होती है। सी में वो कह रहा है पैरेलल टू ईच अदर, तो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है, लाइक पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन भी सेम होती है और वो पैरेलल टू ईच अदर होती है। तो बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन ठीक है। इट मींस दैट बोथ ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस। वेक्टर्स को हम सिंपल अरिथमेटिक मींस से ऐड नहीं कर सकते, हमने हेड टू टेल रूल में बात पढ़ी थी। उसकी वजह क्या है कि जो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है। अब चूंकि उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है तो स्पेसिफिक डायरेक्शन होने की वजह से हम दो वेक्टर्स को या दो से ज्यादा वेक्टर्स को सिंपल अरिथमेटिकली ऐड नहीं कर सकते, जो हम आम तौर पे एडिशन करते हैं। तो उसकी रीजन क्या है कि उनके साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो यहां पर देयर डायरेक्शन देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर सिंपल मैग्नीट्यूड होता तो हम अरिथमेटिकली ऐड कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं ऐड कर पाते? बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शन। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया है और इनका जो रिजल्टेंट है वो इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। अच्छा, ये चीज को जरा समझ ले, जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे उनकी अगर सपोज दैट ये दो फोर्सेस लग रही हैं, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगी तो ये ऐड हो जाएंगी। अगर ये 10 न्यूटन है और ये 15 न्यूटन है, तो मेरे पास नेट फोर्स होगी वो बन जाएगी 25 न्यूटन। ठीक है, तो जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं तो वो मैक्सिमम रिजल्टेंट देती हैं। ठीक है, इसी तरह जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, जैसे लेट्स से कि 15 न्यूटन इधर को लग रहा है और जो 10 न्यूटन है वो इधर से लग रहा है, ठीक है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो मेरे पास सिंपली 5 न्यूटन इस तरफ जो है वो नेट फोर्स बनेगी। ठीक है, तो दो वेक्टर्स, यहां पर फोर्सेस की बात हो रही है, फोर्स भी एक वेक्टर ही है, वो जब होते हैं सेम डायरेक्शन में तो वो मैक्सिमम रिजल्टेंट देते हैं और जब होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मिनिमम रिजल्टेंट देते हैं। उसके अलावा अब जब भी वो आपस में कोई भी एंगल बना रहे होंगे वो मैक्सिमम टू मिनिमम के दरमियान में ही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम 25 है, मिनिमम 5 है, तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो यहां पर ये जो ऑप्शन ए में 20 है तो वो इन दोनों के दरमियान में है। ठीक है, 25 बिल्कुल इस रेंज के अंदर है और 5 भी बिल्कुल इस रेंज के अंदर है। हाँ, 3 न्यूटन कभी भी इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता, नेवर। ठीक है, क्योंकि सबसे कम जो इनका रिजल्टेंट प्रोड्यूस हो सकता है वो 5 प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो एनीथिंग ग्रेटर देन 25 वो भी पॉसिबल नहीं है एंड एनीथिंग लेस देन 5 न्यूटन वो भी पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब कि हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इन हेड टू टेल रूल द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम। अब आपको पता है कि जब भी हम हेड टू टेल रूल की बात करते हैं, सपोज दैट कि एक वेक्टर ए ये है और एक वेक्टर ये है, अब मैं इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना चाह रहा हूं, तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने का मेथड क्या होता है कि जो पहला वेक्टर होता है उसकी आपने टेल से स्टार्ट करना है और लास्ट वेक्टर जो है उसके हेड तक जाना है। ठीक है, तो इन हेड टू टेल रूल द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट। तो इधर टेल आएगा, इधर हेड आएगा, तो इसका मतलब ये टेल टू हेड, ये बी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक होगा। अच्छा, ओके बेटा, नेक्स्ट कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, के एक फोर्स है 20 न्यूटन है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका क्या होगा? तो यहां पर हमसे वो फोर्स बता रहा है जो हमारे पास है वो 20 न्यूटन है और थीटा बता रहा है वो हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब चूंकि फोर्स जो है वो मेरे पास 20 न्यूटन है और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस 60 डिग्री, जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो कॉस की मैंने 60 डिग्री पुट कर दिया। अब कॉस 60 जो है वो 0.5 के इक्वल होता है, इसको आप सिंपल कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो जब 0.5 को हम 20 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। इसका मतलब मेरा सी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, कि एक फोर्स है वो 10 न्यूटन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है, कि वो 30 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस, यानी कि जो हमारे पास फोर्स है वो 10 न्यूटन है और जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसका कंपोनेंट क्या होगा रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, फिर हमने वाई कंपोनेंट फाइंड करना है बिल तरतीब, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है उसको फाइंड करने का तरीका होता है एफ कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन, तो एफ की जगह मैंने पुट कर दिया 10 न्यूटन, और जो थीटा है वो 30 डिग्री है, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया कॉस 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 30 जो है 0.866 के बराबर हो, तो इसको 10 पे मल्टीप्लाई किया तो 8.66 न्यूटन बनेगा, जो कि राउंड ऑफ हो गए 8.7 न्यूटन मेरे पास बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका y कंपोनेंट दैट इज इक्वल्स टू f sin थीटा, और ये मेरे पास फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, ये देखें, और थीटा जो है मेरे पास 30 डिग्री है, तो ये मेरे पास अब आ जाएगा sin 30 डिग्री। अब sin 30 0.5 के बराबर होता है, तो 0.5 को जब हम 10 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 न्यूटन। अच्छा, तो इन दैट केस जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 8.7 है और वर्टिकल जो है वो 5 न्यूटन है। तो उसने रिस्पेक्टिवली पूछा, यानी पहले हमने आंसर देना हॉरिजॉन्टल वाले का, बाद में वर्टिकल वाले का, तो 8.7 और 5 इसमें बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, कि एक फोर्स है 5 न्यूटन की और वो वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो लग रही है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा। अब देखिए मेरी बात सुने, यहां पर ना उसने हमें एंगल नहीं बताया, लेकिन एक हिंट दे दिया यहां पर कि वो वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर कार्टेशियन प्लेन या इस तरह ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर देखें कि जो हमारे पास जो फोर्स है वो अलोंग वाई एक्सिस लग रही है। अब हम जब एंगल मेजर करते हैं ना, तो एंगल मेजर करते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जब मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करूंगा तो ये 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब इस फोर्स के लिए जो मेरे पास थीटा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अब चूंकि थीटा 90 डिग्री है, सो इन दैट के साथ मैं इसको जो है ना वो वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लूंगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो मेरे पास होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। एफ वाई जो है बेटा वो मेरे पास आ जाएगी, यानी कि जो हमारे फोर्स है वो 5 न्यूटन आ जाएगी, और साथ में आ जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को जब मैं 5 न्यूटन पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। तो इसका मतलब मेरा ए ऑप्शन जो है वो ठीक है, 5 न्यूटन। अच्छा, ये बात याद रखें, कोई भी फोर्स जब अलोंग वाई एक्सिस लग रही होगी ना, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जब वो अलोंग वाई एक्सिस लग रही है तो वो 90 डिग्री है और cos 90 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके लिए हम एक एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रही हो तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, क्योंकि जब कोई भी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लगेगी तो थीटा हो जाएगा 0। जब थीटा 0 होगा तो cos 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मैक्सिमम हो जाता है, और हमारे पास साइन 0 जो वो 0 होता है, यानी उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, के एक फोर्स है वो 8 न्यूटन है और एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है, तो इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। अच्छा, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मैक्सिमम होगा और उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, ठीक है। और अगर एक फोर्स वर्टिकल के लॉन्ग यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रही है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा, वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अंडरस्टूड बात है, हमें आंसर पहले ही पता है कि इसका आंसर जो है ना वो 8 न्यूटन आएगा, ठीक है। चलो इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करके देख लेते हैं। मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूं कि ये हमारे पास एक ग्राफ है और द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो इसका हमने जो है ना वो क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हम ये बात करते हैं कि जो एफ एक्स होता है ये इक्वल होता है एफ कॉस थीटा। तो जो फोर्स है हमारे पास वो 8 न्यूटन है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने कॉस 0 डिग्री के साथ। कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को जब हम 8 न्यूटन में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर और जो परपेंडिकुलर है वो 6 सेंटीमीटर है।
तो हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको याद हो तो cos थीटा जो है वो इक्वल था बेस ओवर हाइट। तो बेटा देखिए हमारे पास जो बेस है वो तो गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर हमारे पास डेटा मौजूद है जिससे हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर उसका परपेंडिकुलर है और ये उसकी बेस है, ठीक है। तो अगर हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करना चाहें तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो यहां से हम बेस का स्क्वायर ले लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास 64 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट और ये मेरे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो आ गई है। अब उसके बाद हम इसको इसमें पुट कर देंगे, बेस हमारे पास ऑलरेडी थी 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय जो हाइपोटेन्यूज है वो आ जाना मेरे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, ये 2 के टेबल पे गई, ये 5 रह गया और ये 4 रह गया। सो द आंसर इज 4/5। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है कि x कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज 3 न्यूटन व्हाइल y कंपोनेंट इज 4 न्यूटन। तो फोर्स क्या होगी? अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, अब x और y कंपोनेंट्स मौजूद हैं, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसके अलावा हमें जो है ना इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब x कंपोनेंट जो है वो बता रहा है 3 न्यूटन, तो ये आ जाना 3 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 4 न्यूटन जो कि y कंपोनेंट बता रहा है इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो इन दैट केस बेटा हमारे पास ये आ जाना है 9 न्यूटन स्क्वायर प्लस 16 न्यूटन स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाना है 25 न्यूटन स्क्वायर का स्क्वायर रूट और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 5 न्यूटन आ जाता है। ये तो मेरे पास बेटा इसकी जो है ना वो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब देखिए चारों ऑप्शंस में 5 न्यूटन ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि हमें जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो कैसे पता चलेगा? जब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स fy ओवर fx। तो यहां पर बेटा हम tan इनवर्स जो हमारे पास y कंपोनेंट है दैट इज 4 न्यूटन और जो x कंपोनेंट है दैट इज 3 न्यूटन, ठीक है। तो जब हम इस सारे को कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है थीटा का वो 53.1 डिग्री आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मसला है, 53.1 वाले भी दो ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला ऑप्शन जो है ना वो अलोंग एक्स एक्सिस बता रहा है। तो ये जो थीटा की वैल्यू हमें बताता है ये अलोंग एक्स एक्सिस बताता है, ठीक है। और ये मुझे बता रहा है अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा गलत है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इट मींस दैट कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लूज अ नट, कि एक नट को हमने लूज करना है, उसके लिए 40 न्यूटन फोर्स चाहिए जबकि स्पैनर की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर हो। तो टर्निंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो टर्निंग इफेक्ट बेटा होता है हमारे पास होता है टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स टॉर्क। इसका मतलब आसान अल्फाज में टॉर्क पूछ रहा है कितनी पैदा हुई है, लेकिन अब यहाँ पर एक मसला है कि ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास आंसर न्यूटन मीटर में है। अगर न्यूटन सेंटीमीटर में होता तो हम एज इट इज मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते, लेकिन न्यूटन मीटर में है तो इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने का मेथड होता है आपने इसको 100 पे डिवाइड कर देना है, तो ये मेरे पास 0.1 मीटर आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं टॉर्क के फॉर्मूला की बात करूं वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। फोर्स हमारे पास है 40 न्यूटन और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.1 मीटर के साथ, तो आंसर आ गया 4 न्यूटन मीटर। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्पैनर द नट विल, ठीक है, कि अगर हमने एक स्पैनर की लेंथ को इंक्रीज किया है तो नट पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा देखो मेरी बात सुनो, एक नट को हमने ओपन करना है, अगर हम उसको बड़े स्पैनर से ओपन करेंगे तो हमारी कम फोर्स लगेगी क्योंकि टर्निंग इफेक्ट तो सेम है। तो अगर हमने लेंथ की जो स्पैनर उसकी लेंथ इंक्रीज कर ली है तो जो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट उतना ही लगेगा तो फोर्स कम लगेगी। इसका मतलब जो नट है वो इजीली लूज भी हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, लूज इजीली। लूज भी डिफिकल्टी की बात गलत है, ठीक है। अगर हम स्पैनर की लेंथ को कम करते हैं फिर मुश्किल से लूज होना था, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन टाइटनिंग नो इफेक्ट ऑन लूजनिंग, ये बात तो वैसे ही गलत है क्योंकि जो स्पैनर की लेंथ है वो अच्छा खासा इंपैक्ट कर रही होती है क्योंकि वो
टर्निंग इफेक्ट को इम्पैक्ट कर रही होती है, तो जब लेंथ बढ़ाते हैं टर्निंग इफेक्ट उतना ही तो फोर्स कम हो जाती है। सो इन दैट केस अगर हम बड़े लेंथ वाला स्पैनर यूज करेंगे तो वो इजीली लूज हो जाएगा, टाइट भी इजीली हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है ए फोर्स हैज इट्स वर्टिकल कंपोनेंट 20 न्यूटन। अब ये जरा ध्यान से कि ये फोर्स इटसेल्फ नहीं है, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि एफ वाई है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि इट मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, तो फोर्स क्या होगी। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, फॉर्मूला नो डाउट वही वाली लगेगा कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। लेकिन अब यहां पर आप ये चीज देखें कि फोर्स हमसे पूछी गई है, ठीक है, y कंपोनेंट बताया गया, फोर्स पूछी गई है, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। सो इन दैट केस यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फोर्स है वो इक्वल आ जाएगी y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज में इधर करके पुट कर देता हूं, तो यहां पर देखिए कि जो हमारे पास y कंपोनेंट है वो 20 न्यूटन है और इसको हम डिवाइड कर देंगे साइन थीटा 30 डिग्री बता रहा है, ठीक है। तो जब मैं इस सारे को कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 40 न्यूटन, क्योंकि जो साइन 30 होता है 0.5 होता है, जब 20 को 0.5 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बॉडी है, उसका मास हमारे पास 5 किलोग्राम है और वो एक रस्सी के ऊपर हमने उसको सस्पेंड किया हुआ है, यानी कि एक रस्सी है और उसके ऊपर हमने वो 5 किलोग्राम जो ऑब्जेक्ट है उसको सस्पेंड किया हुआ है। तो बताएं टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है, इसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही है। जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन स्ट्रिंग अपवर्ड एक्ट कर रही है। अगर इसके ऊपर मैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाता हूं तो उसके मुताबिक इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जो है वो 0 है। इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। अब चूंकि टेंशन और वेट एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं, तो अगर मैं टेंशन स्ट्रिंग को पॉजिटिव लेता हूं तो वेट मेरे पास नेगेटिव आएगा, तो इस तरह आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो वेट के बराबर आएगी। अगर मैं इसका वेट फाइंड कर लेता हूं तो मुझे टेंशन स्ट्रिंग मिल जाएगी। सो इन दैट केस अब मैं क्या करूंगा, इसका वेट फाइंड करूंगा, W इज इक्वल टू mg। जो मास है वो मेरे पास 5 किलोग्राम और g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 को 10 पे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 50 न्यूटन। इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0। ओके ठीक है, इक्विलिब्रियम की शर्त पूरी हो जाती है, लेकिन इतना हो जाना काफी नहीं होता, ठीक है। इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी उस वक्त होती है कि जब उसके ऊपर तमाम फोर्सेस का सम भी 0 हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तमाम टॉर्क्स का सम भी 0 हो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सो समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट हैव इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास इक्विलिब्रियम की शर्त है, 2 शर्तें होती हैं, तो ये दोनों पूरी होंगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी। अच्छा, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, ठीक है, फॉर्म्स ए। ये सिंपल कपल की डेफिनेशन है कि जब कोई भी 2 फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट यानी कि अनलाइक पैरेलल होती हैं और अलोंग द सेम लाइन एक्ट नहीं कर रही तो वो एक कपल प्रोड्यूस करती हैं। मूविंग ऑफ कार का जो स्टीयरिंग है, ठीक है, वो इसकी एग्जांपल है। ये डबल आर्म स्पैनर जो जिसे हम ओपन करते हैं वो इसकी एग्जांपल है। There are dash conditions of equilibrium while dash states of equilibrium. There are 2 conditions of equilibrium, 3 states of equilibrium. 2 conditions है, states 3 है। states के नेम है stable, unstable, neutral. So 2 and 3, B option will be the right answer. According to principle of movement, a body is balanced if। अब देखिए principle of movement क्या कहते हैं, कोई भी बॉडी कब बैलेंस होती है, जब तमाम लगने वाली जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है और तमाम लगने वाली एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है वो बराबर हो जाती हैं। सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बिकम्स इक्वल्स टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। सो इन दैट केस हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो ठीक बनेगा। बी में वो कह रहा है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ज्यादा होंगी, बॉडी ऐसे बैलेंस नहीं होगी। सी में वो कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा होंगी, ऐसे भी बॉडी बैलेंस नहीं होगी। डी में नन कह रहा है, तो ए ऑप्शन जो एक वाहिद ऑप्शन ऐसा जो ठीक है। फॉर ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम, कि कोई भी बॉडी किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, वेलोसिटी 0 होगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी का 0 होना ये शर्त नहीं है। अगर वेलोसिटी है भी कुछ ना कुछ लेकिन यूनिफॉर्म है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, नेट फोर्स नहीं लग रही, तो वो बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई शर्त नहीं है कि वेलोसिटी 0 जो है ना वेलोसिटी 0 हो, ठीक है। डिस्टेंस शुड बी 0 या डिस्प्लेसमेंट
वो भी कोई शर्त नहीं है कि वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। मोमेंट आर्म शुड बी जीरो, ये भी कोई हमारे पास शर्त नहीं है। हाँ, फोर्स का जीरो होना जरूरी है। आप इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन उठा के देख लें कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, इसका मतलब द फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स हैज इक्वल मैग्नीट्यूड। तो जो फोर्स है वो कितना एंगल बना रही है। अच्छा, ये बात आप याद रखें एमसीक्यूज के लिए कि हमारे पास जो है ना वो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एफ वाई जो होता है वो साइन थीटा यानी एफ साइन थीटा के बराबर होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर वो दोनों हम बराबर रखते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और वो होती है 45 डिग्री पे। बाकी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बराबर हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास एफ एक्स है और एफ वाई है ये बराबर है, तो एफ एक्स जो है ये इक्वल आ जाना है एफ कॉस थीटा, और एफ वाई जो है ये इक्वल आ जाना है एफ साइन थीटा। अब एफ से एफ कैंसिल हो गया, साइन थीटा जो है सॉरी कॉस थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है टेन थीटा की इक्वल होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो थीटा है ये इक्वल आ जाना है टेन इनवर्स, और इस तरफ 1 है। जब आप 1 का टेन इनवर्स लेंगे तो थीटा जो है वो मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। सो इन दैट केस बेटे यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो जब हम 45 डिग्री एंगल पुट करते हैं उसके ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों की वैल्यू जो है वो सेम हो जाती है। ए बॉडी इज स्टेबल इफ, तो हमने बॉडी की स्टेबिलिटी की जो है ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में दो चीजें डिस्कस की थी। एक ये डिस्कस की थी कि उसकी बेस जितनी वाइड होगी बॉडी उतनी स्टेबल होगी, और दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि उसका सेंटर ऑफ मास जितना नीचे को होगा बॉडी उतनी स्टेबल होगी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सेंटर ऑफ मास इज लोड, ये बात बिल्कुल ठीक है। बेस इज वाइडर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि बॉडी स्टेबल होगी। तो इसका मतलब हमारा जो बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन है वो ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इफ यू थिंक ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है, हेल्पफुल साबित हुई है, तो काइंडली अपने जितने भी आसपास कम्युनिटी में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कम्युनिटी आपके आसपास है, उन सब के साथ ये वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।